आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती वुज़रा पर मुश्तमिल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल ने आज मरकज से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक खत्म करते हुए कौमी दही रोजगार स्कीम के फंड्स में कमी ना लाए। इस सिलसिले में वुज़रा की काउंसिल ने एक करारदाद भी मंजूर की, जिसमें मरकज से दरख्वास्त की गई कि वो जारिया साल कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम के तहत 16 करोड़ के काम के दिनों को मख्तस करे। काउंसिल के इजलास में रियासती वुज़रा एरबली दयाकर राव, इंदिराकरण रेड्डी, सत्यवती राठौर, CH मल्ला रेड्डी और मुताल्लिका महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन वुज़रा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हुए मामूली कमी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। वजीर इंडस्ट्रीज व IT KT रामाराव ने कहा है कि लाइफ साइंसेज के शोबे में हैदराबाद शहर एक मरकज के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने स्विट्जरलैंड में जारी दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में लाइफ साइंसेज के शोबे की तरक्की पर हुए मबाहिस में हिस्सा लिया। इन मबाहिस में KTR के साथ डॉक्टर रेड्डीज के नुमाइंदे GV प्रसाद रेड्डी और PWC से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अत्थर ने भी हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बाद दुनिया भर में लाइफ साइंसेज और मेडिकल की अहमियत में काफी इजाफा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत मेडिकल के शोबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान पाए जाने वाले मुसाबिकत के इस दौर में इनकलाबी इस्लाहात लाने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान की दीगर शहरों के मुकाबले में हैदराबाद शहर लाइफ साइंसेज के शोबे की तरक्की में सबसे आगे है। हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर कायम किया जा रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में आलमी मियार की फार्मा सिटी भी कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जिन प्रोजेक्ट्स को अहमियत हासिल है उसे मरकज की जानिब से मुनासिब मदद नहीं मिल रही है। लाइफ साइंसेज डिजिटल ड्रग डिस्कवरी की तरफ गामजन है। उन्होंने IT और फार्मा के शोबे को मिलकर काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। KTR ने कहा कि हिंदुस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोबे की तरक्की के लिए बैरूनी मुल्क से आने वाले सरमायाकारी के लिए आसान पॉलिसी होनी चाहिए। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कोडापुर एरिया अस्पताल का अचानक मुआयना किया। पीर की सुबह वजीर हरीश राव अचानक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात की तफसीलात हासिल की। वजीर हरीश राव ने गायनोकोलॉजी वार्ड का भी तफसीली मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर वहां मौजूद डॉक्टर्स को हिदायत दी कि गायनोकोलॉजी वार्ड्स में बाकायदा स्कैनिंग करवाई जाए। वजीर मौसूफ ने इस अस्पताल के लिए 2 मजीद अल्ट्रासाउंड मशीनें भेजने का भी वादा किया। उन्होंने इस अस्पताल में 60% से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज पर इत्मीनान का इजहार किया। हरीश राव ने तजवीज़ पेश की कि इस तादाद में मजीद इजाफा किया जाए। तुलबा और बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए तुलबा तंजीम PDSU और PYL ने तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस के मुहासरे की कोशिश की, जिसके नतीजे में कैंप ऑफिस के करीब कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। इन एहतजाजियों ने जॉब कैलेंडर जारी करने, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, कॉर्पोरेट तालीमी इदारों को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने साथ ही बेरोजगारों को बेरोजगारी अलाउंस फराहम करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर उन एहतजाजियों ने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस को उन एहतजाजियों को काबू में करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन एहतजाजियों की पुलिस से बहस व तकरार हो गई। उन एहतजाजियों ने वादे किया कि उनकी जद्दोजहद इन मसाइल पर जारी रहेगी। कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम से इस्तेफादा करने में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सर-ए-फहरिस्त है। तेलंगाना के मजदूरों को इस स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा अय्याम के काम दिए जा रहे हैं। रियासत में हर मजदूर को जॉब कार्ड दिया जा रहा है। उन वज़रा ने कहा कि कोरोना की वबा के बाद हुकूमत की जानिब से किए गए दही इलाकों के तरक्याती इक़दाम की वजह से शहरी इलाकों में मजदूरी करने वाले अफराद में भी दही इलाकों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी दही रोजगार स्कीम के तहत दही इलाकों में नर्सरीज के क़याम, डंपिंग यार्ड का क़याम, शमशान घाट, दही इलाकों में
पार्क्स का क़याम और रैतु वेदिका के अलावा सीसी रोड्स, ड्रेनेज और दीगर कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को जब तक मुल्क की आवाम का आशीर्वाद है तब तक 100 केसीआर मिलकर भी मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक ही खानदान की हुक्मरानी से अवाम आजिज आ चुके हैं। बाप बेटे की हुक्मरानी पर दिन ब दिन अवाम का भरोसा खत्म होता जा रहा है और अवाम तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने रियासत की तरक्की और अवाम की बहबूद के लिए कोई काम नहीं किए, अलबत्ता रियासत को मखरूज बनाने का बड़ा काम किया। उन्होंने पंजाब के किसानों को रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई माली इमदाद पर भी शदीद तनकीद की। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के किसान काफी परेशान हैं और वो कर्ज में डूब गए हैं। इसकी वजह से आए दिन किसानों की खुदकशी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। रियासत के किसानों को मुश्किलात से बाहर निकालने में केसीआर हुकूमत नाकाम है। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों की इमदाद करने के बजाय पंजाब के किसानों की इमदाद की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि 2024 के इंतखाबात में भी मोदी हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आएगी। तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि 2023 में टीआरएस का खात्मा लाजमी है और बीजेपी का इख्तिदार में आना यकीनी है। ये उनकी राय नहीं बल्कि तेलंगाना के अवाम की राय है। राजा जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी, मंत्री जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, चरण समाप्त हुआ है और आप लोगों ने पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं। पूरी मेहनत समाप्ति पर उपस्थित थी। आपकी मेहनत को, कार्यक्रम को सफल करने के लिए आपने जो मेहनत की प्रकाशना की है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको सफल करने में लगा है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज दीवार पर लिखा है कि केसीआर की टीआरएस की सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को बड़ा दिल रखकर पार्टी को बढ़ाना होगा। जिन क्षेत्रों में हम हैं वहां और मजबूत करना होगा। जिन वर्गों में और क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है वहां ताकतवर करनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, वो राष्ट्र के लिए काम करता है। हमें हमारी गुरुति में दिया गया नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, और मैं अपने आप को सबसे आखिर में गिनता हूं। ये भाव आप सबके डीएनए में दिया गया। एकाग्रता से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास दिलाती है, यहाँ के किसान आज जगह प्रजा संग्राम यात्रा के माध्यम से भी जब भाजपा के कार्यकर्ता कि केसीआर साहेब दशकों से ये चावल कौन उठाता था, बताइए ये किसकी जिम्मेवारी? जब सदियों पहले भी कौन उठाता था और आज 2014 से जब से तेलंगाना सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, किसानों के साथ किया हुआ वायदा भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। हमारी सरकार आएगी, हम एक एक दाना, किसान के खेत का एक एक दाना भारतीय जनता पार्टी की 2023 में न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये फोरम अपने आप को दक्ष कर रहा है। जो केसीआर की सरकार के खिलाफ जो वातावरण है, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच में जाए, हर बूथ पे
प्रतिभा का कार्यक्रम होना चाहिए, हर बूथ की महिलाओं के साथ सीधा संवाद होना चाहिए, सीधा संवादात्मक अध्ययन का समय। हम अपने 8 बच्चों का हिसाब रखेंगे और केसीआर साहब से 8 वर्षों का हिसाब मांगेंगे। उनसे पूछना पड़ेगा कि केसीआर साहब मेरी आवाज योजना के माध्यम। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से गरीबों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कीमात को मुतारिफ करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद को यकीनी बनाया और इन स्कीमात से इस्तेफादा करते हुए गरीब अफराद अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। అన్ని వెహికల్స్ ని స్క్రాప్ అంటే తుప్పు కింద తుక్కు కింద లెక్క కట్టాలని చెప్పారు. రాజకీయాల్లో కూడా ఇట్లా పనికిరాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని స్క్రాప్ కింద తుక్కు కింద తీసి పెట్టడం కోసం కూడా ఒక చట్టం కేంద్రం కానీ లేదా రాష్ట్రం కానీ తీసుకురావాలా. ఎందుకు ప్రజలకు ఉపయోగం లేని వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో ఉండి మాత్రం దానికన్నా ఒక స్క్రాప్ పాలసీ పాలిటిక్స్ లో కూడా పెడితే ఇట్లాంటి స్క్రాప్ నాయకులందరూ కూడా మరి షెడ్డుకు పోయే పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడల్లా ఇక ఎలక్షన్లు వస్తాయని అంటే వస్తారు, వచ్చి ఇక నువ్వు చూడు నన్ను చూడు నా అందం చూడు అన్నట్టు ఈ గాజులు కాదు విద్యుత్ చక్రాలని లేకపోతే ట్రాక్టర్లు ఎక్కుతామని లేకపోతే మన ముసుగులు వేసుకుని డాన్సులు వేస్తామని అనేక రకాలుగా మరి ఇంతకు ముందు డ్రామాలు కొట్టిపోయారు. కానీ ఖమ్మం జిల్లా కానీ ఖమ్మానికి కానీ ఒక్క రూపాయి సాయం చేసిన వాళ్ళు కాదు, ఉల్టా గిరిజనుల నోట్లో మట్టి కొట్టి మరి పైసలు తీసుకున్నోడే. అవినీతి గురించి మాట్లాడితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నారు స్కామ్గ్రెస్ అంటారు. స్కాములు భూమిలో ఉన్న బొగ్గు దగ్గర నుంచి ఆకాశంలో ఉన్న 2G దగ్గర నుంచి ఆకాశంలో ఎగిరిన హెలికాప్టర్ల దగ్గర నుంచి అగస్టా హెలికాప్టర్ల దగ్గర నుంచి బోఫోర్స్ గనుల దగ్గర నుంచి ఆ స్కామ్ గురించి అవినీతి గురించి మాట్లాడాలని तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया कि वो कोविड-19 के संगीन हालात में आवाम का खून चूसने वाले पार्था सारथी को राज्यसभा के लिए नामजद करते हुए तेलंगाना के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों की तौहीन की है। जग्गा रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हेट्रो फार्मास्यूटिकल्स ने जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की नकली खिल्लत पैदा करते हुए बहरान के दौर में आवाम का खून चूसा, जिस पर इनकम टैक्स हुक्काम ने दावा करते हुए तकरीबन 500 करोड़ रुपए के गैर ऑडिट शुदा रकम जब्त की। वैसा आदमी जो रेमडेसिविर का जो ओनर है, वो इंजेक्शन का ओनर, कोरोना टाइम के 50,000 वो 2000 का इंजेक्शन को 50,000 1 लाख ब्लैक में बेच के सारी दुनिया तेलंगाना पब्लिक में लूट दिए, या आंध्र प्रदेश पब्लिक को लूट लिए, भारत देश पूरा पब्लिक को लूटने का वो टाइम पे WHO उसको सैंक्शन करी है कि ये यहाँ के हैदराबाद के जो हेट्रो फार्मा ड्रग्स उनके जो पार्थसारथी, आज उनका नाम कई बार बोल तो केसीआर साहब उनको राज्यसभा MP सीट दे रहे हैं अभी।
कि 24 को नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसलिए हम उनको सवाल ये पूछ रहे हम, जो उनके ऊपर इनकम टैक्स राइट्स हुआ, वो राइट्स में 500 करोड़ रुपए राइट्स में मिले हैं। हमारा ये डाउट है, ये 500 करोड़ जो रेमडेसिविर ब्लैक में बेच के दुनिया का खून पी के जो वो पैसे कमाए, सो में 500 की करोड़ की बात नहीं होता, वो हजारों की करोड़ों की बात है। दुनिया, भारत देश पूरा वो इंजेक्शन भेज दिए। यहाँ बीजेपी मोदी जी, यहाँ केसीआर साहब, अभी उनका इसमें क्या हिस्सा है वो लोग इसके लिए कभी भी कुछ एक्शन भी नहीं लिए। मगर तमाम पूरे पब्लिक, आम पब्लिक, पूरे गरीब पब्लिक, अमीर तो कम रहते, गरीब बहुत रहते, करोड़ों में रहते, लाखों नहीं करोड़ों में रहते। ऐसा पब्लिक, ऐसा गरीब पब्लिक ने जो जान बचाने के लिए खुद का गुण पैसे नहीं रहे तो भी 50,000 1 लाख ऐसा ब्लैक में रेमडेसिविर खरीद के इंजेक्शन लेके वो इंजेक्शन से हम बचे बोल के थोड़ा जिंदगी गुजारे। मगर बाद में वैसा आदमी को आज केसीआर साहब रेमडेसिविर जो पब्लिक का खून पी है, सो आदमी को आज उनको राज्यसभा एमपी दे रहे हो। कल 24 तारीख को उन्हें नॉमिनेशन डाल रहा है। मैं बोल रहा हूँ केसीआर साहब रियली अब सीधा साधा आदमी है, उनका नॉमिनेशन रोक दो। अगर आप सीधा साधा आदमी नहीं हो तो अगर उन्हें नॉमिनेशन डाले राज्यसभा को, आप बदनाम हो जाएंगे। कहीं को बोल तो हर एक गांव की पब्लिक इतना तकलीफ, इतना मुसीबत उठाए, नहीं बोल सकते 4 महीने तो कहां से लाएंगे वो टाइम। आज चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के नूरी पैलेस फंक्शन हॉल में पुलिस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का आगाज हुआ। कई सीनियर अफसरान बशमूल साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या, एसीपी फलकनुमा शेख जहांगीर और चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, डीआई मधुसूदन रेड्डी ने आकर इस ट्रेनिंग कैंप का मुआयना किया और मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। और टेस्ट और कोचिंग एक ही स्टेप है, कोचिंग सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद खुद प्रिपरेशन है, जो हमारा कोचिंग वो ग्रैंड टेस्ट है और सभी लोग पहले क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। बी एबल टू रीड ऑल द क्वेश्चन। जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ये फैक्ट है कि अभी स्टार्ट किया। సౌదర్న్ ప్రజలందరికీ పోలీస్ సైడ్ నుంచి గుడ్ మార్నింగ్. ఈ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్, ప్రీ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్కి అందరికీ కోచింగ్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతానికి 300 పీపుల్ దాకా లగ్భగ్ వస్తున్నారు. అయితే ఈ రంజాన్ వల్ల కానివ్వండి, తర్వాత ఇంకెనీ రీజన్ వల్ల ఎగ్జామ్ రాకపోవడం వల్ల కానీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా మిస్ అయిపోతే వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ హైదరాబాద్ పోలీస్ ఇంకొక అవకాశం ఇస్తుంది. 2 డేస్లో లోకల్ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళని ఈ కోచింగ్ క్లాసెస్లోకి ఎన్రోల్ చేసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తాం. ఈ గవర్నమెంట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఆల్ ది అప్లికెంట్స్. సో దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ కోచింగ్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ రిక్రూట్మెంట్ కోసం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ ఫ్రీ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ జరుగుతూ ఉంది. బోత్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ అందరూ మళ్ళీ ఉపయోగించుకోవాల్సింది కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
కానిస్టేబుల్స్కి అప్లికేషన్కి 10th మినిమం పాస్ అయి ఉండాలా. అది అట్లానే వాళ్ళ హైట్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ ప్రకారంగా కూడా ఉంటుంది. దాని రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా అందరూ మీకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఆఫీసులో పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్హెచ్ఓ దగ్గర దొరుకుతుంది. సో అందరూ ఎవరైతే పాస్ అయ్యి అర్హతలు ఉన్నారో, ఎడ్యుకేషన్లీ క్వాలిఫై ఉన్నారో అందరూ అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. हैदराबाद में हयात नगर पुलिस ने बैन रियासती मंशियात के गिरोह को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 470 किलो गांजा, 4 कारों, 2 लाख रुपए नकद रकम, जुमला मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त कर ली है. కల్టివేట్ చేసిన దాన్ని తీసుకొని వేరే ప్రాంతానికి సప్లై చేయాలనుకుంటే ఈ రాహుల్ అనే వ్యక్తి, మన ఏమన్న వ్యక్తి ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు. వీళ్ళు ఈ యాక్టివిటీ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో మనం వాళ్ళ రూట్ కూడా మనం ఎంటర్ చేస్తాం. ఈ రూట్ లో వీళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకొస్తున్నారు, ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు. వీళ్ళు యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ డొంగరాన్ని తీసుకొని వచ్చి మన రాష్ట్రంలో ఎంటర్ అయ్యి 2-3 రూట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి వచ్చి జగన్నాబాద్ లో వేరే పెళ్లకు ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు డెస్టినేషన్ మహారాష్ట్ర చేరేటట్టుగా చేస్తున్నారు. ఇందులోనే ఈ జైరాబాద్ లో నవాజుద్దీన్ అనే వ్యక్తి జైరాబాద్ లో ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ తీసుకొని ఆ ప్రాపర్టీ అంటే ఈ రాజా కనెక్టెడ్ కన్సైన్మెంట్ తీసుకొని చూసిన కన్సైన్మెంట్ తీసుకొని వేరే వాళ్ళకు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఒక నేర ప్రవృత్తి సామాన్య నేర ప్రవృత్తి అనే వ్యక్తి బాగా నేరం చేస్తున్న వ్యక్తులతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు అతను ఏ విధంగా రూపాంతరం చెంది సమాజానికి ఎంత నష్టం చేస్తాడనేది ఈ డ్రగ్ కేసులో మనం డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ విషయం జరగడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ప్రెస్ తర్వాత సోషల్ సొసైటీ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఒపీనియన్ మేకర్స్ ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే తప్పకుండా పోలీసులు షేర్ చేయాలి. దీనివల్ల పిల్లలు, విద్యార్థులు, ఇంటెలెక్చువల్స్, డిఫరెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ చాలా మంది దీనికి అడిక్ట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి అటువంటి జరగకుండా మన రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్ ఫ్రీ. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 मई को मुनक़िद होने वाले क्वाड समिट में शिरकत के लिए आज सुबह टोक्यो पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है. भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है. और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं
उनको सैल्यूट करता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बानी मासायुशी सोन से मुलाकात की और उनके साथ हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी, तवानाई, मालियात, तहकीक और तरक्की जैसे शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात पर खुसूसी बातचीत की। मुझे खुशी हो रही है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है 11वीं मस्जिद तनाज़े पर आज वाराणसी की जिले अदालत में समाअत हुई जो तकरीबन 45 मिनट तक चली। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों फरीकैन ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। जिले अदालत ने इस ताल्लुक से फैसला महफूज रख लिया और 24 मई की दोपहर इस बारे में जानकारी दिए जाने की बात कही गई। की एप्लीकेशन आपने डिसाइड किया, प्रायोरिटी पर डिसाइड किया। हमारा उसमें इतना ही कहना था कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनके 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 20/5/2022 के आदेश में तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेन देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा ताकीद किए तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई की एप्लीकेशन साथ में डिसाइड की जाए, प्रायोरिटी पर डिसाइड की जाए। हमारा उसमें इतना ही कहना था कि जो कोर्ट की नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।